जीएसटीआर 9C टेबल वाइज डिस्कशन में हमारी जो नेक्स्ट टेबल है टेबल नंबर 12। तो टेबल नंबर 12 बेसिकली रिगार्डिंग योर इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये बेसिकली फोर्थ पार्ट है और फोर्थ पार्ट के अंदर जितनी भी टेबल्स हैं उन सभी में इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग जो है डिस्कशन किया गया है। तो यहां पर टेबल नंबर 12 के अंदर बेसिकली जो डिस्कशन है कि एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया है और आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट करंट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया, कितना करंट ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्लेम किया, कितना आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी एनुअल रिटर्न के अंदर रिपोर्ट किया है। ये बेसिकली उसकी एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। तो यहां पर सबसे पहले आपको आईटीसी अवेल्ड एज पर ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो यहां पर जो भी आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है वो इंफॉर्मेशन आप यहां पर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद आपको बताना है कि कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने बुक किया इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर लेकिन आपने उसको क्लेम किया इन करंट फाइनेंशियल ईयर। तो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्लेम किया वो आपको जो है यहां पर बी पार्ट के अंदर रिपोर्ट करना है। उसके बाद आईटीसी बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में क्लेम किया अप टू स्पेसिफाइड डेट, तो ऐसे में वो आप जो है यहां पर जो है इसको उसको रिपोर्ट करेंगे। तो उसके बाद जो है आपकी यहां पर जो एडजस्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो जो है ए प्लस बी माइनस सी। तो ये वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ गया है जो आपने पर्टिकुलरली फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर क्लेम किया। तो ए पार्ट तो बेसिकली आपका जो है रिलेटेड टू 22-23 है और बी पार्ट जो है 21-22 से रिलेटेड आईटीसी जो आपने 22-23 में अवेल किया और सी पार्ट है 22-23 का वो आईटीसी जो आपने 23-24 में अवेल किया। तो ये आपका लेस कर दिया जाएगा, इसलिए लेस कर दिया जाएगा क्योंकि ये आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेल किया है और हमें फिलहाल जो कंपेयर करना है वो कंपेयर करना है करंट फाइनेंशियल ईयर में टोटलिटी में आपने कितना आईटीसी अवेल किया और उसको आप कंपेयर करेंगे जीएसटी एनुअल रिटर्न में जो आपने आईटीसी क्लेम जो रिपोर्टिंग की है उससे। तो ये बेसिकली जो रिपोर्टिंग है आपकी टेबल 7J ऑफ द जीएसटीआर 9 से जो है यहां पर ली जाएगी जो आपकी है ई पार्ट के अंदर। तो 7J क्या है, बेसिकली टेबल 6 माइनस रिवर्सल रिपोर्टेड इन टेबल 7 ऑफ जीएसटीआर 9। तो उसके बाद आपका क्या आता है यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो ये बेसिकली यहां पर रिकंसिलिएशन आपको प्रिपेयर करना है और इसके अंदर अगर कोई डिफरेंस है तो वो आपको जो है पे करना है। तो बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करें तो एक बात आपको यहां पर समझनी है कि जो जीएसटीआर 9 और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो सही जो सबसे मेन जो रिपोर्टिंग होनी है वो आपकी यहां पर जीएसटीआर 9 के अंदर की जानी है। अगर आपने जीएसटीआर 9 के अंदर सही रिपोर्टिंग की है तो आपको जो है जीएसटीआर 9C फिल करते हुए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो जीएसटीआर 9 के अंदर बेसिकली क्या था, जीएसटीआर 9 के अंदर बेसिकली ये था कि आईटीसी के रिगार्डिंग अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो कितना आईटीसी तो आपने जीएसटीआर 3B में अवेल किया और कितना आपके जीएसटीआर 2A में रिपोर्टिंग हो रही है उसका यहां पर एक कंपैरिजन किया गया था। और अगर मैं बात करूं जीएसटीआर 9C की तो यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो आईटीसी है उसका कंपैरिजन जो है जीएसटीआर 3B और बुक्स ऑफ अकाउंट्स से किया जा रहा है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से किया जा रहा है। जनरली जब आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो आप भी क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आपने जो रिटर्न्स में क्लेम किया और आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है उसको आप रिकंसाइल करते हैं।
और फिर उसके बाद आप उसको जीएसटीआर 2A से रिकंसाइल करते हैं। तो यही बात बेसिकली 9 और 9C के जरिए यहां पर आप जो है गवर्नमेंट को बताने वाले हैं कि आपकी जीएसटी रिटर्न्स में कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जीएसटीआर 2A में कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है, और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो जीएसटी रिटर्न्स में क्लेम किया वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच हो रहा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर मैच हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपको बताना है कि उसका रीजन क्या है। अगर वो कुछ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की एडजस्टमेंट है या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेल किया है, अगर उसकी वो एडजस्टमेंट है तो आप रिकंसिलेशन के अंदर उसको जो है रिपोर्ट करेंगे। लेकिन इसके अलावा और कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस आपका यहाँ पर जो है टेबल 12 के अंदर आपको जो है कॉलम नंबर एफ के अंदर दिखाई देगा, और ये जो डिफरेंस है ये आपको पे करना हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी यहाँ पर एक्सेस अवेलनेस है, ज्यादा आपने अवेल किया है, तो वो क्या करेंगे, आप उसको जो है पे करेंगे थ्रू डीआरसी 03। और अगर आपने कम अवेल किया तो मैंने अगेन आपको बताया था गवर्नमेंट को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ऐसे में ज्यादा अगर आपने अवेल किया है तो यहाँ पर आपको जो है उसको बेसिकली पे करना होगा। अगर आपने कम अवेल किया है तो ऐसे में हो सकता है कि 3B के अंदर जो है आपने कम अवेल किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उसका एक रिकंसिलेशन आपको बेसिकली अपना प्रिपेयर करना होगा और देखना होगा, उस रिकंसिलेशन से समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ, और अकॉर्डिंगली जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसकी एडजस्टमेंट करनी होगी। तो टेबल नंबर 12A के अंदर जो है आपको वो आईटीसी जो आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है अवेल किया गया है आफ्टर रिवर्सल्स, नेट ऑफ रिवर्सल्स जो है वो आपको यहां पर जो है रिपोर्ट करना है। देयर मे बी केसेस वेयर मल्टीपल जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन एग्जिस्ट ऑन द सेम पेन। तो ऐसे में जो है पेन वाइज आपको जो है सॉरी जीएसटीएन वाइज जो है आपको अलग अलग जो है अपनी जीएसटीएन 9C फाइल करनी होगी और अकॉर्डिंगली रेलिवेंट पोर्शन ही जो है आपको रिपोर्ट करना होगा। दिस इज कॉमन फॉर पर्संस एंटिटीज विद प्रेजेंस ओवर मल्टीपल स्टेट्स। सच पर्सन एंटिटीज विल हैव टू internally derive their ITC for each individual GSTN and declare the same here. It may be noted that reference to audited annual financial statements include reference to books of accounts in case of persons entities having presence over multiple states. तो मल्टीपल स्टेट्स में क्या होता है, आपकी एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए क्या करना होगा, आपको ईच एंड एवरी स्टेट की जो अलग अलग रिपोर्टिंग है वो आपको समझनी होगी और अकॉर्डिंगली जीएसटीएन वाइज आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। बी जो आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो आईटीसी है जो आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में अवेल किया, इसके रिगार्डिंग बताया गया है कि एनी आईटीसी विच वाज बुक्ड इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अर्लियर फाइनेंशियल ईयर। तो जो आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें आपने उसको रिकॉर्ड किया, लेकिन आपने अवेल किया इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड शैल बी डिक्लेयर्ड हियर। दिस शैल इंक्लूड ट्रांजिशनल क्रेडिट विच वाज बुक्ड इन अर्लियर ईयर बट अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो आपने कोई ट्रांजिशनल क्रेडिट जो ट्रांस 1 ट्रांस 2 फाइल किए थे आज की डेट में इररिलेवेंट है, लेकिन इन केस अगर आपके केस में कोई ट्रांजिशन क्रेडिट है जो आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जिसको बुक कर लिया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, लेकिन आपने अवेल किया है इन करंट फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो ऐसे में जो है वो भी जो है 12B के अंदर आप रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा बताया गया कि 17-18 से लेकर 21-22 तक यह जो टेबल 12B है ये ऑप्शनल थी, लेकिन 22-23 के रिगार्डिंग ऐसी कोई रिलीफ अवेलेबल नहीं है। इट मींस आपको यहां पर रिपोर्टिंग करनी होगी अगर आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है।
12C जो आपने करंट फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अवेल किया है, दैट इज 23-24 के अंदर, वो आपको जो है यहाँ पर रिपोर्ट करना है। अगेन यहाँ पर बताया गया 17-18 से लेकर 21-22 तक यह जो टेबल 12C है यह ऑप्शनल थी, लेकिन आज की डेट में यह जो है मैंडेटरी फील्ड है। अगर ऐसा कोई एडजस्टमेंट आपने की है, आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में उस इनवर्ट सप्लाई को रिकॉर्ड तो कर लिया है, लेकिन उसका आईटीसी आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेल किया है, तो वो आपको 12C में जो है रिपोर्ट करना है। 12D जो है यहाँ पर बेसिकली आईटीसी अवेल्ड एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो है बेसिकली 12A प्लस 12B माइनस 12C। तो बेसिकली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो भी आईटीसी आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है, उसमें चाहे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का हो, वो आप जो है यहाँ पर 12D जो है बेसिकली आपकी जो है फिगर यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद इसको आप कंपेयर करेंगे 12E से, जो कि आपका नेट आईटीसी अवेलेबल है, जो आपने एनुअल रिटर्न में रिपोर्ट किया है। बेसिकली टेबल 7J से जो है ये रिपोर्टिंग ली जाएगी। टेबल 7J जो है बेसिकली टेबल 6 माइनस जो भी रिवर्सल्स आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किए, तो जो नेट क्रेडिट आपका वो जो है टेबल 7J से जो है जीएसटीआर 9 के अंदर लिया जाएगा। उसके बाद अगर यहां पर कोई भी डिफरेंस है एफ कॉलम के अंदर, वो जो है आपको यहां पर टेबल 13 के अंदर विद रीजंस यहां पर आपको रिपोर्ट करना है कि उसका रीजन क्या है, क्यों ये डिफरेंस है। उसके बाद टेबल नंबर 14 है, तो जो भी आईटीसी आपने डिक्लेयर किया इन एनुअल रिटर्न, उसको जो है आप एक्सपेंसेस वाइज जो है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल यहां पर बताया गया है परचेज, फ्रेट, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, इंपोर्टेड गुड्स, रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रॉयल्टीज, एम्प्लॉयज कॉस्ट, कन्वेंस चार्जेस, बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट चार्जेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, रिपेयर मेंटेनेंस, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कैपिटल गुड्स। तो जहां पर भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है जिस भी हेड के अंदर, वो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है, और जो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्व है वो आपको यहां पर जो है रिपोर्ट करना है, और उस इनपुट में से कितना आपका इनपुट एलिजिबल इनपुट था वो आपको रिपोर्ट करना है। तो देयर में भी चांसेस कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो होगा, लेकिन हो सकता है वो एलिजिबल क्रेडिट ही ना हो, तो वो आपको यहां पर रिपोर्टिंग करनी है। एनी अदर एक्सपेंसेस का आपको हेड दिया गया है, कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस हेड अगर यहां पर नहीं है तो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर जो टोटल अमाउंट ऑफ एलिजिबल क्रेडिट है उसको कंपेयर किया जाएगा विद योर जीएसटी एनुअल रिटर्न क्रेडिट। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग यहां पर एंटर करनी है, और इसको आप कंपेयर करेंगे जो जीएसटी एनुअल रिटर्न में जो टेबल 7J से आपका जो क्रेडिट यहां पर लिया जाएगा उसके साथ। अगर कोई भी डिफरेंस है तो वो आपको जो है टेबल 15 के अंदर यहां पर रिपोर्ट करना है विद रीजंस। तो दिस टेबल इज फॉर रिकंसिलिएशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न अगेंस्ट द एक्सपेंसेस बुक्ड इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एक्सपेंसेस आपको दिखाई देंगे वो एक्सपेंसेस जिन पर जीएसटी जो है आपने अवेल किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया है, वो एक्सपेंसेस आपको यहां पर हेड वाइज जो है स्पेसिफिकली मेंशन करने होंगे। The various subheads specified under the table are general expenses in the audited financial statements or books of accounts on which ITC may or may not be available. Furthermore, there is only an indicative list. ये एक indicative illustrative list है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। Heads under which expenses are generally booked, taxpayer may add or delete any of these heads. But all heads of expenses on which GST has been paid was payable are to be declared here. एक बात का आपको ध्यान रखना है कि टेबल 7 जो ये जो टेबल आपकी 13-14 जो टेबल है ये 17-18 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 22-23 दैट इज करंट फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए आप जीएसटी 9C फाइल करने जा रहे हैं उसके लिए भी ये एक ऑप्शनल टेबल है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप फिल कर सकते हैं, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो टेबल 14 आपके लिए कंप्लीटली ऑप्शनल है, तो इसको जो है अकॉर्डिंगली आप अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर सकते हैं या फिर इग्नोर कर सकते हैं। नेट आईटीसी जो एस कॉलम के अंदर लिया गया है वो बेसिकली 7J ऑफ जीएसटीआर 9 से यहां पर जो है इंफॉर्मेशन जो है आपकी ऑटो फिल रहेगी। उसके बाद टेबल नंबर 15 में आपको बेसिकली जो टेबल 14 का जो डिफरेंस है वो आपको यहां पर विद रीजन जो है आपको रिपोर्ट करना है।
देन टेबल 16, tax payable on unreconciled difference in ITC due to 30 and 15। तो 13 टेबल और 15 टेबल को जो है यहां पर कंसोलिडेट कर दिया गया है, और जो डिफरेंस आपका जिस पर जो टैक्स पेबल बनता है वो आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, इन जो भी हेड्स में एप्लीकेबल है वो आप यहां पर फिल करेंगे, और इसको जो है आप डीआरसी 03 के जरिए जो है पे करेंगे। Any amount which is payable due to reason specified in 13 and 15 shall be declared here in table 16। उसके बाद एक एक्स्ट्रा पार्ट जो है, पार्ट 5th रहेगा आपका, बेसिकली consists of additional liability to be discharged by the taxpayer due to non-reconciliation of turnover or non-reconciliation of input tax credit। Any refund which has been erroneously taken and shall be paid back to the government shall also be declared in this table। तो टेबल 5th एक लास्ट पार्ट रहेगा जिसके अंदर आपकी कोई भी एडिशनल लायबिलिटी बनती है तो वो आप जो है, जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। पार्ट 5th के अंदर जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गलती से कोई रिफंड जो है जीएसटी लॉ के अंदर अवेल कर लिया, अब उसको जो है आपको पे बैक करना है, उसको आपको वापस करना है, तो वो आप जो है इस टेबल जो पार्ट 5th के अंदर जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। Lastly, any other outstanding demand which is to be settled by the taxpayer shall be declared in this table। तो कोई ऐसे डिमांड जिसको सेटल करना चाहते हैं तो ऐसे में आप जो है इस टेबल के जरिए उसको पार्ट 5th के जरिए जो है सेटल कर सकते हैं। अब जीएसटीआर 9C की वजह से अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है जिसको आपको पे करना है तो वो आप डीआरसी 03 के जरिए पे करेंगे। एक बात का ध्यान रखें, जैसे जीएसटी एनुअल रिटर्न में मैंने आपको बताया था कि डीआरसी 03 जो है आप कैश लेजर के जरिए ही फिल करेंगे, पे करेंगे। सेम वे में जीएसटीआर 9C में भी इंस्ट्रक्शंस में साफ साफ कहा गया है कि डीआरसी 03 के लिए आप कैश लेजर बैलेंस ही यूज करेंगे। Towards the end of the return, taxpayer shall be given an option to pay an additional liability declared in this form through form 3 DRC 03। तो DRC 03 में जैसे हमने जीएसटी एनुअल रिटर्न को सिलेक्ट किया था, यहाँ पर आपको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वो आपको जो है सिलेक्ट करना होगा। इन दी ड्रॉप डाउन मेन्यू यू विल सेलेक्ट जीएसटी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन फॉर्म DRC 03। इट मे बी नोटेड दैट सच लायबिलिटी शैल बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ओनली। तो वो जो लायबिलिटी आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए ही पे करेंगे, आप क्रेडिट लेजर का यूज नहीं करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जीएसटीआर 9C का पर्पस क्या है। तो सेम वे में यहां पर आप देखेंगे जैसे हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग बात की कि जीएसटीआर 3B और 2A का कंपैरिजन आपको जीएसटीआर 9 में करना है और 3B और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कंपैरिजन आपको 9C में करना है। सिमिलर वे में अगर हम बात करें जीएसटीआर 9 के अंदर जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है तो आप क्या करते हैं, उस आउटवर्ड सप्लाई को जीएसटीआर 1 या फिर जीएसटीआर 3B के बेसिस पर जो है आप उसको कंपेयर करते हैं और जो भी एडजस्टमेंट आपने की है, जो भी एडजस्टमेंट आपने की है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसकी आप रिपोर्टिंग करते हैं, और जो भी आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से अगर आपने कोई भी जो एडजस्टमेंट की है करंट ईयर के अंदर उसकी आप रिपोर्टिंग करते हैं। तो यहां पर बेसिकली जो है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B का जो है एक कंपैरिजन आप करते हैं और साथ ही जो है एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो है उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। सेम वे में यहां पर जीएसटीआर 9C के अंदर भी आपको क्या करना है, जो आपने जीएसटीआर 9 के अंदर जो रिपोर्टिंग की है और जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपकी जो टर्नओवर है, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको जो है आप कंपेयर करेंगे, और यहां पर अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसको भी आप डीआरसी 03 के जरिए पे करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग अगर हम बात करें जो बेसिकली जो डिफरेंस है जीएसटीआर 9 और 9C की रिपोर्टिंग के अंदर, तो यहां पर जो बेसिकली जो है आपकी जीएसटीआर 9 के अंदर जो आपकी टर्नओवर है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स
के अंदर आपकी टर्नओवर है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो आपकी टर्नओवर है, उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअली डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसको मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर भी आपके साथ डिस्कस किया है, जैसे कि अनबिल्ड रेवेन्यू है, एडवांसेस अगेंस्ट सर्विसेज है, उसके अलावा शेड्यूल 1 की कुछ ट्रांजेक्शन्स है, सेक्शन 15 वैल्यूएशन रूल्स की वजह से कुछ अगर डिफरेंसेस है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ डिफरेंसेस है, तो वो कॉन्सेप्चुअली डिफरेंसेस है जो आप जीएसटी 9 फाइल करते हुए कंसीडर नहीं करते हैं, तो वहां पर वो डिफरेंसेस कंसीडर नहीं होते हैं। इसके लिए जो है जीएसटीआर 9C के अंदर वो डिफरेंसेस जो है आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जीएसटीआर 9 के अंदर जो आपने रिपोर्टिंग की है उसके बीच में जो बेसिकली एक जो कंपैरिजन है कि जो डिफरेंसेस है वो किस वजह से है। तो आई होप जितनी भी टेबल्स है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ईच एंड एवरी टेबल्स के लिए कुछ रेफरेंसेस दी गई है कि कहां से कौन सी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग, तो उसके लिए जो है रेफरेंसेस एज वेल कोई कॉलम वाइज या टेबल वाइज तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी आपकी रिपोर्टिंग है रिगार्डिंग टर्नओवर, इनपुट, टैक्स, क्रेडिट, वो आप जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करेंगे। और जहां पर भी जीएसटी एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग कोई रेफरेंस दी गई है तो अकॉर्डिंगली उसकी रेलेवेंट टेबल जो है वो उसके जरिए जो है आप यहां पर वो रिपोर्टिंग करेंगे। तो नेक्स्ट हम एक प्रैक्टिकल केस स्टडी के साथ जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जीएसटीआर 9C जो है फाइल करेंगे।